नई शिक्षा के इस YouTube मंच पर आप सभी व्यूवर्स का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट सितंबर 2016 के पेपर 2 के हिंदी भाषा द्वितीय के पेडागॉजिकल इश्यूज़ अर्थात शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों से संबंधित प्रश्नों पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने आपका पहला सवाल, प्रश्न संख्या 129 प्रश्न पत्र के अनुसार। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में किस तरह की व्यवस्था होना। आपके विकल्प हैं पहला विकल्प सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। दूसरा, भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता। तीसरा, कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता। और चौथा, अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। पहला जो विकल्प है आपका वो सही होगा, सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने की अवसरों की उपलब्धता जो है वह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य भी यही आपका विकल्प बनता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 130 व्याकरण के ज्ञान के मुख्य उद्देश्य हैं क्या है। आपका पहला विकल्प व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। दूसरा, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। तीसरा, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना। और चौथा, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना। तो ये आपको कई बार मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि परिभाषा याद करना, रटना, अति शुद्धतावादी होना, सूची बनाना, ये सब जो हैं वो अच्छे विकल्प नहीं है, या यूँ कह लें कि एक सतही उत्तर ये सब बन जाते हैं। तो सीटेट इस तरह के उत्तर की आपसे अपेक्षा नहीं करता। 130 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा विकल्प, यानी व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 131 अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। अनुस्वार आप में से कई लोग जानते होंगे, अनुस्वार के रूप में हम एक बिंदी, और अनुनासिक जो होता है उसके रूप में हम एक चंद्र बिंदु कह सकते हैं, आप इन्हें कहते हैं, इन्हें चंद्र बिंदु का अंकन हम करते हैं। तो ये हो गया अनुस्वार और अनुनासिक। तो इनकी त्रुटियों को आप किस तरह से दूर कर सकते हैं वो आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। आपके विकल्प हैं पहला, अनुनासिक के नियम बताकर। तो ये ज़्यादा कारगर नहीं होगा। मोस्टली हो सकता है कि बच्चा नियम जो आपने बताए व्यवहार में उनको न प्रयोग में ला पाया, तो बीच बीच में वो भूल भी सकता है। एक लंबे अंतराल के बाद हो सकता है कि उससे चीज़ें ध्यान में रह जाएं, लेकिन फौरी तौर पर देखा जाए तो नियम उतने कारगर नहीं होते, उन्हें विस्मृत कर सकता है बच्चा। दूसरा, छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण दे करके। हाँ, ये एक बेहतरीन विकल्प होगा ये, कि जब आप तमाम तरह के अनुस्वार और अनुनासिक से बनने वाले कह लीजिए कि जो शब्द हैं उनको चार्ट पेपर के ज़रिए आप टांग करके या फ्लैश कार्ड में रोज़ एक बार कम से कम अभ्यास उसका करा कर 1 हफ्ते मान लीजिए आप कराते हैं लगातार, तो वो प्रभावी हो जाएगा। तो छवि सामग्री का समृद्ध वातावरण आप दे दीजिए। बच्चा क्लास में एंट्री कर रहा है तो उसकी नज़र उस पर पड़ रही है, जो सामग्री क्लासरूम्स में टंगी हुई है, तो उनको देखते देखते वो जो है अनुस्वार और अनुनासिक में भेद समझने लगेगा। तीसरा, अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवा करके, तो ये बहुत कारगर नहीं होगा ये भी। और चौथा, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके। तो दिए गए सभी विकल्पों में जो आपका दूसरा विकल्प है, छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण, ये वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 132 शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे। आपके विकल्प हैं पहला, कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। दूसरा,
कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं। तीसरा, परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। और चौथा, बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। बिल्कुल, यही आपका राइट आंसर है, चौथा विकल्प। कि शैक्षिक प्रक्रिया का जब आप मूल्यांकन करने बैठते हैं तो आप जो सहमति आपकी प्रकट होगी वो इसी आंसर से होगी, फोर्थ ऑप्शन के आंसर से, कि बच्चों को पास फेल करना जो है ना, ये व्यवस्थागत विफलताएं जो होती हैं आप उन्हें बच्चों के सर मढ़ देते हैं कि आप पास हो गए, सॉरी आप फेल हो गए, ठीक है, या कोई पास हो गया तो आप उसे पास बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 133। क्या कह रहा है ये प्रश्न? उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? आपके विकल्प हैं, पहला तत्सम शब्दावली, दूसरा मिश्रित वाक्य संरचना, तीसरा विचारों की मौलिकता और चौथा वर्तनीगत शुद्धता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, विचारों की मौलिकता। ठीक है, लेखन क्षमता का आकलन करते समय उच्च प्राथमिक स्तर पर आप इसी बिंदु को सदैव ध्यान में रखिए। कई बार ये प्रश्न आ चुका है। विचारों की मौलिकता को आप सर्वाधिक महत्व देंगे। ठीक है, वो कैसी वर्तनी में लिखता है, जैसे आप विकल्प देखें, तत्सम शब्दावली का प्रयोग करता है, मिश्रित वाक्य संरचना बनाता है, वर्तनीगत शुद्धता बहुत अच्छी रखता है। लेकिन अगर विचारों की मौलिकता नहीं है तो फिर कोई मायने नहीं रह जाते हैं एक अच्छे लेखन क्षमता के विकास के लिए। तो इसलिए विचारों के मौलिकता के आंसर की तरफ आप सदैव जाइएगा अगर इस तरह का विकल्प आपको मिल रहा है तो। आगे बढ़ते हैं। विचारों की मौलिकता मतलब कि नया क्या विचार उसने दिया, बच्चे ने अपनी तरफ से जोड़ करके क्या दिया। ठीक है, मौलिकता का मतलब ये मत समझिएगा कि विचारों की मौलिकता इस रूप में भी हो सकती है कि उसने सीखा कई जगह से, लेकिन उन सबको मर्ज करके अपना एक ओपिनियन रखा उसने अपनी तरफ से, तो ये भी एक मौलिक कंटेंट कहा जाएगा इस संदर्भ में। ऐसा ही नहीं कि आप कोई नया ही विचार पैदा करें एकदम से। चलते हैं प्रश्न संख्या 134 पर। ये प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? पहला विकल्प, जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं उन्हें फेल करके रोकने से भी ज़रूरी नहीं है कि वे सीख पाएँ। तो बिल्कुल ठीक बात है और सभी सहमत हैं इस बात से। दूसरा, एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं, कंपलसरी होते हैं। तो ये चीज़ घटती नहीं है, अनिवार्य बुनियाद हो ही ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो पीछे के अंश आते हैं, जैसे मान लीजिए जोड़ घटाना सीखा आपने, वही प्रक्रिया कक्षा 6 में पढ़ाई गई, जोड़ घटाना पढ़ाया गया, या भाषा का कोई अंश पढ़ाया गया, उसी का और व्यवस्थित रूप या थोड़ा सा क्लिष्ट रूप कह सकते हैं आपकी अगली कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट कर रहे हैं आप, फिर वो उसका स्तर बदल जाता है, चीज़ें वहीं कमोबेश रहती हैं। तो सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद हों तो ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो सभी शब्द जोड़ करके यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने एक झुकाव कर दिया, यही चीज़ गड़बड़ कर रही है यहाँ पर, ये वर्ड सभी। तीसरा, बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को न सीखने के कारण फेल करके रोकना जो है उचित ही है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यही अंश गड़बड़ है यहाँ पे। विकल्प का जो उचित ही है अंश है ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसी वजह से ये विकल्प जो है वो रिजेक्ट हो गया। चौथा ऑप्शन है आपका, जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। तो भाई ये कौन सा तर्क है? ये तर्क भी अमान्य है। पहला विकल्प आपका सही है, 134 का पहला, कि जो बच्चे किसी कक्षा में नहीं सीख पाए उन्हें फेल करके भी आप रोक दें अगर, तो ज़रूरी नहीं है कि वे सीख जाए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 135। कक्षा 8 के लिए पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण क्या होगा? आपके विकल्प हैं, पहला सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश होना चाहिए, अथवा दूसरा प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं होनी चाहिए,
तीसरा विधागत विविधता होना, हाँ ठीक बात है। और चौथा पाठों की संख्या सीमित होना। तो जो सबसे बेहतर ऑप्शन निकल करके आ रहा है वो है आपका 135 का तीसरा ऑप्शन, विधागत विविधता का होना। विधागत विविधता का तात्पर्य यहाँ पे है कि जैसे हिंदी भाषा के लिए कछाट की पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं आप, तो जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, इन चीज़ों को, कहानी है, आप ला सकते हैं। तमाम विधाओं, यही है विधाओं की विविधता, ये होनी चाहिए कछाट के स्तर पर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 136, पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, बेस क्या बन रही है? आपकी टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक। और इस तरह से अगर प्रश्न पाठ्य पुस्तक को ही आधार बना करके पूछा जा रहा है तो उसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका कौन सा विकल्प इसमें राइट होगा। पहला है लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए प्रश्न। दूसरा, स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए। तीसरा, पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। और चौथा, पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका तीसरा विकल्प, कि अगर आप पाठ्य पुस्तक को आधार बना करके प्रश्न पूछ रहे हैं तो उस पाठ्य की जो विषय वस्तु है, जो उसका कंटेंट है, उसको विस्तार देने वाला वह प्रश्न होना चाहिए जो प्रश्न आपने बनाया है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाए। प्रश्न बढ़िया है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 137, संदर्भ के अनुसार बच्चों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? प्रश्न को आप अच्छे से समझ लें कि मान लीजिए कोई संदर्भ आपने दिया है, कोई चित्र ही है, मान लीजिए आपने बच्चों के सामने रख दिया, 4-5 बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं और उन पर उस चित्र के माध्यम से आप बातचीत को अपने आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रेफरेंस हो गया, संदर्भ हो गया। तो उसी स्थिति की बात की जा रही है कि संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी जो त्रुटियां आ जाती हैं कि बच्चा सही शब्दों का चयन नहीं कर पाता, तो इसको दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या होना चाहिए? आपके विकल्प हैं, पहला विविध शब्दों की सूची याद करवाना। तो ये काम सूची याद करवाने से नहीं होगा। ठीक है, कि शब्दों की आप सूची रटवा दीजिए, उसको घोल के पिला दीजिए। दूसरा, विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना, हाँ ये हो सकता है। तीसरा, विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना। और चौथा, व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ाना। तो ये भी नहीं होगा, चौथा विकल्प भी आपका नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो सबसे उचित उत्तर होगा वो होगा आपका दूसरा विकल्प, भाषा प्रयोग से विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो भाषाई प्रयोग हैं वो अगर आप करवाते हैं तो बच्चों के शब्द चयन संबंधी जो त्रुटियां हैं, जो बच्चे शब्दों के चयन में कुछ कहना कुछ और चाहिए था, उसको बोल कुछ और देते हैं, या बोलते रहते हैं लेकिन बीच की ध्वनियाँ या उनके उच्चारण में कहीं कोई अंतर आ जाता है। ठीक है, इस तरह की जो छोटी मोटी त्रुटियां हैं उनको आप विविध भाषाई प्रयोग के ज़रिए आप दूर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 138, श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं, इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? ठीक है, पहला, उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। दूसरा, उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं। तीसरा, उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है। और चौथा, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। ठीक है, प्रश्न बढ़िया है, अच्छा प्रश्न है कि श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिख पा रही है जिसके उसने उत्तर याद कर लिए हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका पहला विकल्प, उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। ठीक है, कल्पनाशीलता जिस भी बच्चे में या बच्ची में होगी वह प्रश्नों के उत्तर एज इट इज़ नहीं याद करेगा। वो मेन की पॉइंट्स जो हैं या कीवर्ड्स जो हैं मान लीजिए, उन्हीं को वो कंसीडर करता है। बाकी अपनी कल्पना के आधार पर अन्य शब्दों से उसको जोड़ते हुए, सहायक शब्दों से, वह अपनी बात को प्रेजेंट करता है।
तो चूंकि श्यामला के केस में ऐसा नहीं हो रहा है, वो उन्हीं को लिख पा रही है जिनको उसने याद किया हुआ है, तो कल्पनाशीलता के स्तर पर या इमेजिनेशन के स्तर पर कह लीजिए कि वह जो है सफल नहीं हो पा रही है। तो इमेजिनेशन की जो क्वालिटी है उसके अंदर उसका अभाव पाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 139। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आपके विकल्प हैं, पहला जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है, दूसरा जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, तीसरा जिनकी मातृभाषा सरल है, और चौथा जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। तो इस तरह से 139 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका चौथा विकल्प, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, ऐसे बच्चों को हिंदी सीखने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 140। प्रश्न क्या है, बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है। आपके विकल्प हैं, पहला फेरी वालों की आवाज़ें सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए, दूसरा नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर सुनाइए जैसे जंगल, धरती, तीसरा नीचे लिखे वाक्य को पढ़कर सुनाइए, मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है, चौथा नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए जैसे तितली और चूहा। तो भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए बच्चे की भाषाई क्षमता का पहला जो विकल्प है वो आपका राइट हो जाएगा कि फेरी वालों की आवाज़ें सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन जो है आपका वो राइट है। आगे के जो विकल्प हैं ये तीनों बाकी के बचे हुए ये कारगर नहीं है, यूँ समझ लें आप। पहला विकल्प आपका वो कारगर है भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 141। सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, दूसरा एक दूसरे से संबद्ध है, तीसरा एक दूसरे से बढ़कर है, और चौथा एक दूसरे से अलग अलग है। भाषाई कुशलताएं अर्थात वही सुबोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिनके, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ हमेशा आप देखें कि ये विकल्प हमेशा बनाता है कि एक दूसरे से संबद्ध हैं या अंतः संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा विकल्प, यानी एक दूसरे से संबद्ध है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 142। भाषा का प्रमुख प्रकार्य है, फंक्शन क्या है लैंग्वेज का। पहला संप्रेषण करना, दूसरा लेखन दक्षता, तीसरा प्रतिवेदन लिखना, और चौथा भाषण देना। तो भाषा का जो प्रमुख प्रकार या फंक्शन है वह है आपका पहला विकल्प यानी संप्रेषण करना, कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन में आप ये मत अब जैसे यहाँ इन्होंने सेकंड ऑप्शन में दिया लेखन दक्षता, ठीक है, यहाँ फोर्थ ऑप्शन में दे दिया भाषण यानी बोलना कह लीजिए। तो ध्यान दीजिए इस बात पर कि संप्रेषण चारों भाषाई कुशलताओं यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना तीनों समाहित है संप्रेषण में। संप्रेषण आप चारों के जरिए करते हैं, चारों समाहित हैं संप्रेषण में। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिकेशन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हुआ, उसके अंदर ये चारों दक्षताएं जो हैं वो समाहित हैं। तो पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में इन्होंने लेखन को अलग कर दिया, भाषण को अलग कर दिया, यहाँ प्रतिवेदन की बात कर ली। ठीक है, तो प्रतिवेदन ये प्रमुख प्रकार या फंक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 143। पाठ्यपुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह क्या करे। पहला विकल्प पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाए, दूसरा पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताए, तीसरा पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें, और चौथा पाठ के कठिन शब्दों को श्याम पट्ट पर लिखकर उनका अर्थ बताए। बहुत बढ़िया सवाल है ये, ध्यान में रखिएगा इसको। पाठ के मूल भाव को पर शिक्षक को बात करनी चाहिए। ठीक है, सीख के बारे में
कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शुरुआती दौर में, चूँकि आरंभ की बात की जा रही है कि पाठ का जब आप आरंभ कर रहे हैं, सीख का काम आप अंत में भी ले सकते हैं। ठीक है, कि इस पाठ से हमने क्या सीखा, ये अंत में आना चाहिए और ये वाजिब भी होता है कि वहीं पर हमें उससे सबक या कह लें सीख जो है वो समझ में आती है कि इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिला। तो ये अंत का विषय है, आरंभ का विषय नहीं है। दूसरा विकल्प आपका, रचनाकार से परिचय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि थर्ड ऑप्शन यानी मूल भाव है। और ये जो चौथा विकल्प है श्याम पट्ट पर लिख करके उसके अर्थ वाली बताने वाली बात, तो ये जो है बहुत आत्मसात करने वाला विषय नहीं, ऑप्शन नहीं है कि अगर आप बच्चों को श्याम पट्ट पर कठिन शब्दों को लिख दें, उनका अर्थ बता दें। हाँ, एक तरीका हो सकता है, लेकिन जो नया पाठ आरंभ करने से आरंभ करते समय की बात जब की गई है प्रश्न में, तो ये चौथा विकल्प आपका सही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से हमें शुरुआत नहीं करनी चाहिए चौथे विकल्प से। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह से आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में आप सभी को हार्दिक शुभकामना।